क्लास 12th चैप्टर 4 कर रहे थे हम लोग, संधारित्र तथा परावैद्युत। उसका अगला टॉपिक है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक वैसे हमने पढ़ लिया है, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था किसी माध्यम, लेकिन इसमें जो धारिता के टर्म में देखें तो किसी माध्यम की धारिता या निर्वात या वायु में धारिता के अनुपात को परावैद्युता कहते हैं। हमने इसमें धारिता पढ़ी थी C, कोई धारिता ली थी C अपॉन, और निर्वात में धारिता C0 और इक्वल टू K। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो बस वही है जो आपको एक तरीके से डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, C/C0 यहाँ पे C, इसके नीचे C/C0 इक्वल टू K, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं। तो ये परावैद्युतांक हो जाएगा, या K इक्वल टू C/C0 लिखेंगे, K को आगे लिखेंगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि हमें परावैद्युतांक की डेफिनेशन देनी है। तो K को आप आगे ही लिखिए पीछे की जगह, K इक्वल टू C/C0, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, क्या क्या कारक हैं जो धारिता को प्रभावित कर सकते हैं। परावैद्युतांक प्रभावित कर सकता है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। परावैद्युतांक जितना ज़्यादा होगा धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी, परावैद्युतांक जितना कम होगा धारिता उतनी ही कम होगी, ठीक है। प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा धारिता उतनी ज़्यादा होगी, प्लेटों का क्षेत्रफल जितना कम होगा धारिता उतनी कम होगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D, प्लेट के बीच की जो दूरी होती है वो जितनी ज़्यादा होगी धारिता उतनी कम होगी, प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होगी धारिता उतनी ज़्यादा होगी। ये सीधा सा है। प्रोपोर्शन और इन प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर एक चीज़ कम है तो दूसरी भी कम हो जाएगी, एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी भी ज़्यादा हो जाएगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक चीज़ कम है तो दूसरी ज़्यादा होगी, दूसरी कम है तो पहली ज़्यादा होगी, ठीक है। अब है संधारित्रों का संयोजन। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था। तब हम रेजिस्टेंस को संयोजित करते थे, ठीक है। इसमें हम करते हैं संधारित्र को संयोजित। दो तरह के संयोजन होते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ठीक है, जो हमने पढ़े हैं 10th क्लास में। श्रेणी क्रम में संयोजन करने के लिए क्या करते हैं, इस तरीके से तीनों को, कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है। और A पॉइंट से चार्ज देते हैं और B पॉइंट को ग्राउंड पे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि संधारित्र में हमको एक टर्मिनल को ग्राउंड में कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने इसको A से +Q आवेश दिया, तो इस प्लेट पे क्या होगा, सारा जो -Q, इस +Q के बराबर का माइनस आवेश इस प्लेट पे आ जाएगा फ्रंट पे, और बाकी का बचा आवेश प्लेट पे पीछे की तरफ जाएगा, वो आवेश +Q होगा, ठीक है। तो +Q आवेश फिर इस प्लेट पे आ जाएगा, ठीक है। फिर अगेन वही -Q इसके सामने, और इसके पीछे की तरफ जो चार्ज होगा वो +Q होगा, वो +Q इस प्लेट पे आएगा, ठीक है। और सेम पहले दो की तरह इस पे -Q आ जाएगा, फिर इस पे +Q चार्ज आ जाएगा, जो कि कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में, ठीक है। पोटेंशियल तीनों का अलग अलग होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में पोटेंशियल चेंज होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि समांतर क्रम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वहाँ पे पोटेंशियल सेम रहेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर हमने इसका V1 माना है, इसका V2 माना है, इसका V3 माना है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 + V2 + V3। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, Q/C। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C1, ठीक है। Q/C1 होगा,
क्यों Q/C1 होगा? क्योंकि चार्ज चेंज नहीं हो रहा है तीनों में, चार्ज तीनों पे क्या है, प्लस का Q ही है, ठीक है। तो तीनों के लिए Q ही Q रखेंगे, बाकी धारिता इनकी चेंज कर देंगे C1 C2 C3, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू रखने पे क्या होगा, V की जगह पे रखा Q/C, V1 की जगह पे रखा Q/C1 और V2 की Q/C, और इन तीनों में क्या होगा कि ये Q कॉमन आ जाएगा, Q कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, Q बाहर आ गया, होगा 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3, ठीक है। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बचेगा। तो ये था हमारा श्रेणी क्रम में संयोजन। अब आते हैं समांतर क्रम में संयोजन पे। समांतर क्रम में संयोजन इस तरीके से जुड़ेगा, यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, Q चार्ज हुआ तो यहाँ पे Q1 गया, यहाँ पे Q2 गया, यहाँ पे Q3 गया। सॉरी, मैंने तीनों जगह Q1 लिख दिया है, आप यहाँ पे Q2 कर लीजिए, Q3 कर लीजिए, और सेम यहाँ पे भी गलतियाँ आप सही कर लीजिए, ठीक है। क्लियर? तो ये जो चार्ज होगा ये वापस से ग्राउंड में चला जाएगा, ओके, ये सब आप जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कितनी जगह पे हो रहा है, 3 जगह पे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। तो तीनों जगह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने पे क्या होगा, अब इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब हम जानते हैं Q इक्वल टू CV होता है, तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1V, क्योंकि वोल्टेज पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। Q2 इक्वल टू C2V और Q3 इक्वल टू C3V। इन सब की वैल्यू कहाँ रखी, इक्वेशन नंबर 1 में रखने पे CV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, V कॉमन आ जाएगा इन तीनों में, V कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। इस तरीके से बचा, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आ गया हमारा समांतर क्रम में संयोजन। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद अगला टॉपिक लेंगे। ओके, थैंक यू।